चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अभी। और नेक्स्ट कौन सा, राइट टू या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 24। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। 23 में ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना भी, इसमें पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनटचेबिलिटी और फोर्स लेबर या फिर ट्रैफिकिंग में जो बनेगा एक्ट वो कौन सी कैटेगरी में आएगा कि पार्लियामेंट ऐसे एक्ट बना सकता है? तीन टाइप के एक्ट्स होते हैं, इफेक्टिव बनाने के लिए या पनिशमेंट इंड्यूस करने के लिए, पनिशमेंट इंड्यूस करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 के अंदर क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर। कितने साल के बच्चों की बात की गई है? 14 ईयर्स तक के। और क्या बात की गई है? हजार्डस वाली। ठीक है भाई, इसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 26 27 28। पता है 25 में क्या है? CP3 कॉन्साइंस। ठीक है, प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। 26 क्या कहता है भाई? चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर लो, इसका राइट है आपको। ठीक है भाई, और ठीक है 27 कहता है जब ऐसा कर ही लिया है तो इससे जो कमाई वमाई होगी उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। 28 किससे रिलेट करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और उनके अंदर होने वाली, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटी से। ठीक है भाई, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और आपका खुद का वो तो है उस उनका राइट कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, लेकिन एज ए पर्सन अपने उसमें शामिल होंगे, वो कर भी सकते हैं, तो अपने शामिल होंगे या नहीं होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? अपने करेंगे। आपके लिए कौन डिसाइड करेगा? गार्जियन करेगा। ठीक है भाई, इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30। 29 में क्या है? सीधी सिंपल सी बात है, ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को राइट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? अपनी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस्टेब्लिश कर सकते हो? इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन इसमें किसी को भी रिलीजन या किसी बेसिस पर आप एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। 30 क्या कह रहा है? ये केवल माइनॉरिटीज़ को है, लेकिन माइनॉरिटीज़ दो तरह की, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। ठीक है भाई, क्या ओपन कर सकते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको साथ साथ में क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी के राइट का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर ऐसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ज़मीन, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है वो एक्विसाइज करती है, कौन करती है? गवर्नमेंट, तो उसको कंपलसरी क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके बाद में आर्टिकल 31A राइट टू प्रॉपर्टी रिपील्ड हो गया, यहाँ से कहाँ गया? पार्ट 12 में गया, आर्टिकल 300A में गया। कहाँ गया? 300A में गया, वहाँ पर है ये। और अपने साथ ले गया किसको? 19(1)(f) को भी ले गया। ठीक है, इसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32। ठीक है, आपको राइट है, अपने को राइट है क्या? सुप्रीम कोर्ट जाने का। किस केस में? फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जिन्हें प्रीरोगेटिव रिट्स कहते हैं। कौन कौन सी? हेबस कॉर्पस, मैंडेमस। ठीक है भाई, और उनको अगर अपने, चलो वो आप उसको सीरीज़ में याद रखना भाई। ठीक है, और इसके बाद में वापस अपने ऊपर जाते हैं भाई। हेडिंग एक रहेगी सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, क्योंकि ये अपने हेडिंग क्यों छोड़ी? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। 31A, 31B, 31C। 31A फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। इनसे रिलेटेड अगर कोई एक्ट बनाते हो तो आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पर उनको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 31C एडेड बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, क्या इसमें 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एक्ट बनाते हो तो इनको 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने बोला 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, और वो जो 368 और आर्टिकल 13 में ये जो बात जोड़ी थी कि लॉ वर्ड में क्या नहीं आता? अमेंडमेंट नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि जब, ध्यान से सुनना, जब अमेंड कर रही होती है ना पार्लियामेंट किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, तब वो पार्लियामेंट की तरह काम नहीं कर रही होती, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, किसकी तरह काम कर रही होती है? क्योंकि ये लगातार एक प्रोसेस है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये लगातार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बन रहा है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी
घर पूरा बन चुका है, कहीं कोई खिड़की लग रही है, कोई दरवाजे बाद में हो रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं, तो लगातार एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें लगातार कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, डेवलप हो रहा है। और उसको डेवलप कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट उस समय किसके फॉर्म में काम करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्म में काम करती है। क्लियर है। इसीलिए अमेंडमेंट को नहीं रखा जाता किस वर्ड के अंडर में, लॉ वर्ड के अंडर में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में। और ये बात किससे जोड़ी थी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। और 25th से क्या जोड़ा, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 39B और C, उसके जो सब क्लॉज B और C है आर्टिकल 39 के, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब आप कोई लॉ बनाते हो तो आर्टिकल 14 और 19 फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोनों क्या हो गए, कंट्रोवर्शियल हो गए। कौन से, 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट, दोनों 1971 में हुए। किसने किए होंगे, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय हुआ होगा। और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है उसका आप उस समय जब भी चैप्टर पढ़ोगे किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, तो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे भी, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। तो ये एक टसल चल रहा है। और 1971 ईयर, और केशवानंदा भारती केस का कौन सा ईयर है, 1973। तो बट ऑब्वियस है इन दोनों को चैलेंज किया गया था किसमें, केशवानंदा भारती केस के अंदर। ये केशवानंदा भारती में जितनी भी चीज़ें चैलेंज की गई थी उसमें से दो कंट्रोवर्शियल मान लो, या फिर ऐसे कह लो दो इंपॉर्टेंट मान लो। वो अमेंडमेंट एक्ट्स कौन से थे, 24th एंड 25th, दोनों ही कब हुए हैं, 1971 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31B अपने ने बीच में छोड़ दिया, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसके साथ साथ में कौन आएगा, शेड्यूल 9 आएगा। कि शेड्यूल 9 में कोई भी एक्ट डाल दिया, जो हमने इनिशियली 13 डाले थे बढ़कर 282 हो गए, उनको आप किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में आया कौन सा केस, केशवानंदा भारती केस, उसने कंसेप्ट या उसने प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया। फिर वामन राव आया 1980 में। वामन राव ने क्या बोला कि, वामन राव ने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है। वामन राव ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंदा भारती केस के ऑर्डर की तारीख है, उससे पहले जितने भी एक्ट है उनको तो आप किसी भी बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद कोई एक्ट डाला गया है या अब डाला जाएगा, क्योंकि वो 1980 में बात कर रहा है, ठीक है, डाला गया है या अब डाला जाएगा, उसको आप बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो। फिर आया IR कोहिलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। उसने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, क्या, 14, 15, 19 एंड 21, इनके बेसिस पर भी चैलेंज कर सकते हो। और इस तरीके से अपने कहते हैं कि 31A और 31C में तो लिखा हुआ है कि इनके बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते, और 31B में हमको याद करना पड़ता है कि इनके बेसिस पे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में आर्टिकल 33, 34, 35। आर्टिकल 33 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाइड फंडामेंटल राइट्स। किसके फंडामेंटल राइट्स, फोर्सेस के। फोर्सेस में कौन आएंगे, तीनों फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स आ जाएंगी, पुलिस आ जाएंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाएंगी। आप इतना याद कर लो थोड़ा सा कि भाई वर्दी वाली सारी पोस्ट आ जाएगी इसमें। और चाहे वो उसमें धोबी हो, चाहे वो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, सब इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है भी। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर होती है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, मार्शल लॉ लग गया तो आपके राइट जो है वो क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। और मार्शल लॉ लगने पर दो जनों के पास एक्सट्रीम पावर आएगी, किसके पास, पार्लियामेंट एंड मिलिट्री के पास। और 35 क्या कहता है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, कि इस पार्ट के को और इफेक्टिव बनाने के लिए लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाए जा सकते हैं। और ऐसे कानून 3 कैटेगरीज में आएंगे। कितनी कैटेगरीज में आएंगे, 3 कैटेगरीज में। एक तो मोर इफेक्टिव बनाने के लिए, एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, वो मोर इफेक्टिव बना रहा है। क्या बना रहा है, मोर इफेक्टिव बना रहा है। एक पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे SC/ST एक्ट, किस में पनिशमेंट दे रहा है वो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में। चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है, किस में कर रहा है ये काम, आर्टिकल 24 में काम कर रहा है। ये पनिशमेंट बताएंगे, ठीक है। और एक थर्ड कैटेगरी है लॉ इन फोर्स, जो किसी फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। लेकिन इनको भी चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये कहानी की तरह याद हो जाता है, क्या कहते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन।
इच्छा होनी चाहिए बस याद करने की। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई टफ चीज़ है क्या? याद करो तो याद हो जाता है। अब अपने चलते हैं भाई पार्ट 4 पे, डीपीएसपी। देखो इसमें भी जब अपने पार्ट 4 में जाएंगे ना अभी, तो यहाँ ध्यान देना एक बार। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक तरीके के आपकी लीगल राइट्स हैं ये। कौन से राइट्स हैं? लीगल राइट्स हैं ये, ठीक है। गवर्नमेंट की क्या है ये? ड्यूटीज। गवर्नमेंट पर क्या है? मोरल प्रेशर। लेकिन उससे ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है, ठीक है भी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस पार्ट को क्या बोला? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस पार्ट को क्या बोला? द नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, इसके अंदर आपको 39A, 43A और 48A दिखेंगे, दिखेंगे आर्टिकल्स में। जब अपने बात करते हैं डीपीएसपी 36 to 51 है, तो इसके अंदर आपको कुछ नए ऐड हुए हुए दिखेंगे। कौन से? 39A, 43A और 48A। बी की बात नहीं कर रहा अभी मैं। ये जितने भी ए वाले हैं, 39A, 43A, 48A, ये तीनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुए हैं भाई। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसके बाद में ध्यान से सुनना, आर्टिकल 39 में जब आप जाओगे, कौन से आर्टिकल में जाओगे? आर्टिकल 39 में। तो आर्टिकल 39 अपना इंपॉर्टेंट है। अपने ने अभी बात की कि कौन से आर्टिकल में? 31। हाँ भाई, 31C के अंदर बोला गया है कि आर्टिकल 39 के बी और सी सब क्लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया जाता है, तो आप उसे 14 और 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसमें बी और सी तो आपको याद करने ही करने हैं, हालांकि मैंने तो कहा सारे याद करने हैं इसमें। लेकिन इसमें आप जब लास्ट में जाओगे और बेयर एक्ट में पढ़ोगे, ठीक है, ये वाला, तो इसमें इस तरीके से आपको 1 या कुछ लिखा हुआ या स्टार मार्क दिखेगा। इसका मतलब ये एफ शुरू से नहीं है, ये एफ शुरू से नहीं है, ये बाद में ऐड हुआ है। ये क्या हुआ है? बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। क्लियर है ना? अब इसमें क्या बात की गई है, पहले तो ये याद कर लो क्या बात की गई है इसमें। चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandonment, ठीक है भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात की गई है? यूथ की बात की गई है, चिल्ड्रन की बात की गई है। और ये चीज़ जो है वो बाद में ऐड हुई है, पहले से नहीं है। ये भी 42nd से ऐड हुई है। किससे ऐड हुई है? 42nd से। तो ये तो पूरे के पूरे आर्टिकल। और 39 के अंदर जो एफ वाला है, कौन सा है? एफ वाला है, वो किससे ऐड हुआ है? कहीं से एफ हट रहा है, कहीं एफ जुड़ रहा है। 19(1) एफ हटा था और यहाँ एफ जुड़ा है 42nd से। और किसकी बात कर रहा है ये एफ? बच्चों की और यूथ की बात कर रहा है। क्लियर है ना? इसके बाद में अपने आगे जाएंगे तो ध्यान से देखना सुनना, 38 के अंदर, किसके अंदर? 38 के अंदर अपने को कुछ देखना है। जब आप पढ़ोगे ये, तो इसके अंदर भी आपको इस तरीके से 1, 2 या ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और पेज के नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये 1 और 2 का क्या मतलब है भाई।
तो ये 1 कह रहा है कि देयर ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट, मतलब 38 के अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है जो किससे जुड़ी है, 44th अमेंडमेंट से जुड़ी है। क्या जुड़ी है, सीधी सीधी सी अपने बात करें तो एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हालांकि ये तो गलत होगा, वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 38 में इसने क्या नई चीज़ जोड़ी, रिक्वायर्स द स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज इन इक्वल स्टेटस, सॉरी, requires the state to minimize inequalities in income, status, facility and opportunities। तो ये जो एक बात की गई है इसमें देख लो कहाँ की गई है। हाँ, ठीक है भाई, ये बात कहाँ से, मतलब ये वाला जो क्लॉज मान लो ये कहाँ से ऐड हुआ है, ये क्लॉज कहाँ से ऐड हुआ है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। क्लियर है? तो भाई अपने कह सकते हैं 38 के अंदर जो क्लॉज सेकंड है वो किससे ऐड हुआ है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड हुआ है। ठीक है, अब अपने पास एक ही बच गया 43B, ये आप बता दो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 87, 97 क्यों, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। कौन सा 43B, कि गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट की ड्यूटी बनती है वो क्या इस्टेब्लिश करवाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्टेब्लिश करवाए, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरीके से हो, डेमोक्रेटिक तरीके से हो, ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, ये बात की गई है। तो ध्यान से सुन लेना भाई, कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई बात हो गई तो वो तो किससे ऐड होगा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। और इसने 2011 ने क्या क्या चीज़ें ऐड की है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जोड़ दिया, यूनियन और एसोसिएशन के साथ में। कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, 19(1)(c) के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, क्लियर है, एक पूरा का पूरा पार्ट ही जोड़ दिया इसने। पार्ट 9th(b) आर्टिकल 243(z)(h) 243(z)(t). क्लियर है भी, ये पूरा का पूरा पार्ट किसने जोड़ा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 किससे रिलेट करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और यहाँ पर 43B भी किसने जोड़ा है, किस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 ने। इसलिए RS प्री में क्वेश्चन आया था सीधा सीधा। ठीक है, क्या सीधा सीधा क्वेश्चन था कि ये बोला गया था कि पूछा गया था कि ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 है ये किससे रिलेट करता है, ये बस एक ही चीज़ से रिलेट करता है, किससे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, सहकारी समितियों से। तो सबसे पहले याद करने से पहले ये दिमाग में बिठा लेना भाई, आपको यहाँ पर 3 अमेंडमेंट एक्ट याद करने हैं। कौन कौन से, तो जितने भी ए हैं और 39 का F किससे, ठीक है भाई, 38 का सेकंड किससे, 44th, ठीक है, और 43B किससे। अब याद करो कि किस में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 36 और 37 DPSP है क्या, नहीं है अभी। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है लेकिन यहाँ नहीं दी गई है, इसमें बोला गया कि वही होगी जो आर्टिकल 12 में या पार्ट 3 में जो बात की गई है। 30 ठीक है, 37 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी। सीधी सिंपल सी बात है, DPSP आर काइंड ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते हैं क्या, नहीं होते। इसका मतलब क्या कहते हैं, जस्टिसेबल होंगे क्या, नहीं होंगे, नॉन जस्टिसेबल होंगे। तो यहाँ साफ लिखा है, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। इसका मतलब ये आपके एक तरह के लीगल राइट्स हैं, ठीक है। बट द प्रिंसिपल्स, लेके देखो केवल इनके लिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है, इसीलिए तो ये सारा झगड़ा हुआ किसके बीच में, DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री।
कंट्री की गवर्नेंस को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए जो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन है? डीपीएसपी है। कौन है? डीपीएसपी है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 37 में लिखा हुआ है। और उसके बाद में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जब भी वो लॉ बनाए, कानून बनाए, तो किसको ध्यान में रख के बनाए? डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाए कि हमको डीपीएसपी को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए तो इनके और फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक दिन क्या देखोगे आप? लड़ाई देखोगे आप, ठीक है। और उसमें बहुत सारे केसेस देखोगे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखोगे, ठीक है। केस में जैसे ही सरकार के अगेंस्ट में कुछ आ गया, सरकार करेगी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा, तो केस के अंदर उसके अगेंस्ट में डिसीजन, फिर अमेंडमेंट, केस में उसके अगेंस्ट में डिसीजन, कई बार फेवर में भी आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 ये लड़ाई कहाँ जाके रुकेगी? केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा माइल्स केस, इन पे जाके ये क्या होगी? लड़ाई रुकेगी भी, ठीक है भाई। तो 37 अब अपने आते हैं भी, इसके बाद अपने शुरू हो जाएंगे डीपीएसपी। आर्टिकल 38 क्या है भाई? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसका सिंपल सीधे से बात है भी कि स्टेट को सोशल वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस के बेसिस पे काम करना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। 39 जो है वो एक तरीके से सोशलिज्म से रिलेट करेगा भी। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या पॉलिसीज हैं? पहला, मैन और वुमेन को क्या मिलना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिगार्डिंग लाइवलीहुड। बी, ठीक है, ए हो गया। बी क्या कहता है? ओनरशिप ऑफ किसका? मटेरियल रिसोर्सेज का। वो कुछ ही लोगों के पास नहीं होना चाहिए भी। इनका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि सभी के भले के लिए यूज हो, ये सबको इसका क्या मिले? ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एक तरीके से यहाँ पर कौन से डेवलपमेंट की बात की गई है? सस्टेन तो की है, लेकिन उसके साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सबको क्या मिले? फ़ायदा मिले। ये थोड़ा सा इंक्लूसिव डेवलपमेंट ज़्यादा है, लेकिन हालांकि आप कह सकते हो कि आगे इसको अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले जाएंगे तो सस्टेन हो जाएगा। इसके बाद में सी क्या कहता है? वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होने चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी कुछ लोगों के हाथ में चला गया। मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल बनाने की कंपनी है, वो आज इतनी है, और अगर अपने ये दो ही रह जाए, केवल ये एक ही रह जाए, तो मोनोपोली हो जाएगी। फिर अपने को ये कम पैसों में जो क्या कहते हैं फैसिलिटी वाले मोबाइल है वो नहीं मिलेंगे। फिर वो कंपनी देगी ना, वही लेना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ही लोगों के पास चला जाता है, जितने कम होंगे, ठीक है, मान लो 2-3 है, तो आपस में क्या कर सकते हैं? वो खुद का ही एक एसोसिएशन बना लेंगे, खुद ही साठ गांठ कर लेंगे कि अपने को तो ये माल अब इतने में ही बेचना है, इससे नीचे प्राइस को ले जाना ही नहीं है। और जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो चीज़ें अपने को कम पैसों में अच्छी क्वालिटी वाली मिल जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अपने बोल रहे हैं वही सारा सही हो, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ऐसा अगर होता है तो अपने को इस तरीके से फ़ायदा होगा। तो भाई सीधी सी बात है, वेल्थ और मीन ऑफ प्रोडक्शन कुछ ही लोगों के पास नहीं होना चाहिए। डी क्या कहता है? जब ए ने मैन और वुमेन को क्या दे दी? इक्वल अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग लाइवलीहुड, तो वो कह रहे हैं भी अगर समान काम कर रहे हैं तो क्या दो? इक्वल पेमेंट भी दे दो। ठीक है भाई। ई क्या कह रहा है? दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट। सीधी सिंपल सी बात है भाई, अपने को फोर्सफुली या फिर इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से कोई ऐसा काम नहीं करना पड़े जिसमें बच्चे का तो बचपन खराब हो रहा है और अपनी और बड़ा है जो उसकी क्या हो रही है? हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है। और एफ कह रहा है कि जो बच्चे और यूथ है उनको अपना बचपन और यूथ जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं हो बस उनका। और ये एफ किससे जुड़ा? 42 से। ये सारे ए और ये 39 का एफ किससे जुड़ा? 42 से। क्लियर है ना? और 38 में सेकंड किससे जुड़ा? 44 से। हाँ भाई। इसके बाद में 39 ए क्या बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। लेकिन यही राइट आपका कहाँ पे मिलेगा? आपको 21 से भी मिलेगा। और ये प्रोवाइड करने के लिए ये मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नलसा, सालसा ठीक है, दलसा ये बनाए अभी, नलसा, सलसा, दलसा। नलसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर स्टेट वाइज क्या है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी।
40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब देखो आगे चलकर आप ना जब भी डीपीएससी पढ़ोगे ना तो आपको फिर इनको तीन तरह से, और अभी तो मैंने आपको ये बता दिया जो नए ऐड हुए हैं वो वाले, लेकिन प्रिंसिपल वाइज ये तीन तरीके के होते हैं। सोशलिज्म 39 किस में आएगा? सोशलिज्म में आएगा। गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड न्यू लिबरल, न्यू मतलब नई सोच। ये गांधी किसकी बात करते थे? गांव की बात करते थे, पंचायतों की। तो ये वाला किसका, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ जो है वो गांधीयन में जाएगी, ये चीज़ सोशलिज्म में जाएगी और ये न्यू लिबरल। ठीक है, कुछ नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। हाँ भाई 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि ऑर्गेनाइज कराए विलेज पंचायत। स्टेट ने करवाने की कोशिश, स्टेट मतलब अपने सेंटर मान लो चाहे स्टेट मान लो, उन्होंने करवाने की कोशिश भी की। बलवंत राय मेहता कमेटी और बहुत सारी कमिटीज आई। 2 अक्टूबर 1959 को हमारे देश की पहली पंचायत कहाँ स्टैब्लिश हुई? राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में होगी? ऐसे क्या कर रहे हो यार, राजस्थान में हुई थी, नागौर में हुई थी और अपने पड़ोस में हुई थी। ठीक है, तो बड़े बुजुर्ग बताते नहीं आपको कि अपने यहाँ पर पहली पंचायत आई थी। बोला करोगे हमें नॉलेज क्यों नहीं देते हो आपको तो पता है ना उस समय वैसा हुआ था। हाँ भाई 2 अक्टूबर 1959 को देश की जो पहली पंचायत है वो कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? नागौर, बगदड़ी गांव है। कौन सा गांव है? बगदड़ी गांव है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू खुद आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, लेकिन पंचायती राज जो है वो स्टैब्लिश तो हो गया लेकिन ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। कि मैं 1959 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 73rd की बात करेंगे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और उससे कौन सा पार्ट स्टैब्लिश हुआ? 9th पार्ट स्टैब्लिश हुआ जिसमें पंचायती राज दिया हुआ है। और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, और एक शेड्यूल आया कौन सा? 11th। कितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें? 29 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है ना? तो ये अब खुद सोचो, जब 59 में पंचायती राज एक तरीके से स्टैब्लिश हो गया है तो अमेंडमेंट करके इसको अलग से पार्ट देने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि स्टेट अपने अपने लेवल पे अपने अनुसार काम कर रहे थे, तो कहीं भी पंचायती राज सक्सेसफुली काम ही नहीं कर पा रहा था। क्या हो गया था? ब्लॉक हो गए थे, उनमें ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया था। जो ऑफिसर्स है वो मनमानी कर रहे थे, कहीं पे चुनाव ही नहीं हो रहे थे 10-10 साल 15-15 साल से। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ताकि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्म पंचायती राज क्या हो जाए? इस्टेब्लिश हो जाए। और इसीलिए जब ये अमेंडमेंट एक्ट 1992 का इम्प्लीमेंट हुआ तो वो डेट है 24 अप्रैल, केशवानंदा भारती केस के डेट के जैसी डेट है, लेकिन उसके 20 साल बाद, ठीक 20 साल बाद 24 अप्रैल 1973, और पूरे देश में एक तरीके से यूनिफॉर्म पंचायती राज 1993, 20 साल बाद। तो 24 अप्रैल 1993 और पूरे देश में यूनिफॉर्म पंचायती राज एक तरीके से स्टैब्लिश कर दिया गया। अभी सभी स्टेट्स को 1 साल का टाइम मिला था और अपने राजस्थान ने पूरा 1 साल लिया इसमें। ठीक है, और उसने कब किया? 20, हाँ भाई केशवानंदा भारती केस की डेट क्या है? 24 अप्रैल 1973। ठीक है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कब इंप्लीमेंट हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, इसका 1 साल कब पूरा होगा? 23 को होगा ना। अभी 31 दिसंबर को 1 साल पूरा होता है, अगले 1 जनवरी को 1 साल पूरा नहीं होता है। तो राजस्थान ने पूरा 1 साल लिया। ठीक है, और राजस्थान ने पंचायती राज या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को राजस्थान में लागू किया 23 अप्रैल 1994 को। और इसलिए स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रह जाते हैं राजस्थान के। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को बनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है, राजस्थान में इंप्लीमेंट हुआ 23 अप्रैल को। ठीक है, तो कई बार अपने सोचते हैं कि 23 को होगा, लेकिन कब पंचायती राज कब है? 20 पूरे कंट्री में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान ने 1 साल का टाइम लिया पूरा। राजस्थान ने कब किया? 23 अप्रैल 1994। हाँ देखो 1992 में बना, हाँ भी इधर ध्यान देना भी, 1992 में बना अमेंडमेंट एक्ट। जैसे होता है ना भी, एक्ट बन गया, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होती है। ठीक है, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना कब? 1992 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को।
राजस्थान ने इम्प्लीमेंट कब किया? 23 अप्रैल 1994। इधर तो पीछे उधर आगे ईयर में, ठीक है, याद कर लेना भी। चलो जो भी है, तो ये एक ऐसा डीपीएसपी है जिसको ध्यान से सुनना भाई, ये एक ऐसा डीपीएसपी है जिसको थोड़ा सा लेकर सेंटर इतना ज़्यादा भावुक हो गया, पार्लियामेंट इतनी ज़्यादा भावुक होगी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही लागू कर दिया। फिर इसके बाद में 41 क्या कहता है अभी? राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो राइट टू वर्क प्रोवाइड करने का तो एग्जाम्पल कौन सा है? मनरेगा, जिसको जी राम जी कर दिया गया है। साथ साथ में पब्लिक एजुकेशन, तो एजुकेशन में सरकारी स्कूल खोल के बैठी है ये सरकार, ठीक है, सरकारी कॉलेज तक खोल के बैठी है, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस क्या है अभी? लोन वगैरह प्रोवाइड कराती है कम इंटरेस्ट के, मुद्रा लोन और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, ठीक है। इसके बाद में 42 है अभी। 42 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। भाई काम करना, काम आप अगर जब कोई इंडस्ट्री या कुछ भी चीज़ इस्टेब्लिश करते हो और उसमें लोगों को क्या करवा रहे हो, क्या दे रहे हो? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो आपको कौन सी कंडीशंस रखनी है वहाँ पे? ह्यूमन कंडीशन, जहाँ आदमी काम कर सके। और साथ साथ में जो फीमेल हैं उनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रॉपर जितनी छुट्टियाँ सरकार बोलती है उतनी देनी पड़ेगी, और वो भी विद पेमेंट देनी पड़ेगी, अब जो भी प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी। 43 क्या कहता है? लिविंग वेजेस की बात करता है अभी। एक होता है मिनिमम वेजेस, एक होती है भाई ऐसे वेजेस जिसमें आपको कुछ भी ले सकते हो, वो कहीं भी जा सकता है वो तो वेज। और एक होता है लिविंग वेज, जिसमें कम से कम एटलीस्ट इतना वेतन तो देना किसी को कि वो क्या कर सके? बेसिक नेसेसिटीज़। क्या चीज़ है बेसिक नेसेसिटीज़? घर पे सर के ऊपर छत होनी चाहिए, खाना टाइम पे मिलना चाहिए, एजुकेशन वगैरह। तो ये हाँ, कपड़े वगैरह, और ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये क्या है? बेसिक नेसेसिटीज़ है, ये पूरी कर सके बस। रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना भी, और इसमें शिक्षा और जोड़ दो। इसके बाद में 43 ए आएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो वर्कर्स है अपने एसोसिएशन बना सकते हैं, उनका चुनाव करवा सकते हैं, अपना लीडर चुन सकते हैं, और उनका लीडर कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, जब भी किसकी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेबर्स को करेगा। वहाँ पे किसकी बात रखेगा? वो लेबर्स की रखेगा। इसके बाद में 43 यहाँ नहीं लिखा हुआ है। 43 क्या है? किससे रिलेट करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। और ये किससे ऐड हुआ? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। 44 क्या कहता है? 4 और 4 एक जैसे हैं भाई, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा सिस्टम। 4 क्या है? यूनिफॉर्म। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। आज़ादी से पहले से ही कहाँ पर है? लॉ इन्फोर्स के रूप में कहाँ पर है? गोवा में। लॉ इन्फोर्स के रूप में गोवा में है भाई, बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अपने कह सकते हैं इंडिपेंडेंस, वहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। वो तो लेके आया वो चीज़। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा पहला स्टेट कौन सा है जिसने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया? उत्तराखंड। और अभी रिसेंटली किसने किया? गुजरात ने किया। 45 क्या है? अभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। पहले तो ये बात करता था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की, लेकिन क्योंकि ये चला गया 21A में, तो 40 कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जब उसने आर्टिकल 21A स्टैब्लिश किया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ जो चिल्ड्रन है उनको प्रोवाइड कर दिया एज ए फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर सेम बात होने का कोई मतलब ही नहीं रहा, सेंसलेस हो गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को कर दिया चेंज। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कितने तक साल के बच्चों के लिए? 6 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है भाई। इसके बाद में 46 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो आपको जितनी भी चीज़ें, चाहे वो फीस में छूट हो, ठीक है, चाहे वो फीस के अंदर छूट हो, या किसी फॉर्म भरने के अंदर पैसों की छूट हो, या फिर कोई भी चाहे रिजर्वेशन की जितना भी चीज़ें ध्यान में आ रही है, वो सारी किससे इंस्पायर्ड होगी? ठीक है भाई। इसके बाद में 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। भाई स्टेट की ड्यूटी बनती है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाए। तो सीधी सिंपल सी बात है, इसका एग्जांपल अन्नपूर्णा रसोई, 8 रुपये में थाली मिल जाती है, गरीब आदमी जो है कम पैसों में न्यूट्रिशनल फूड ले सकता है भाई, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, एनवायरनमेंट के अंदर या फिर जो भी पॉल्यूशन वगैरह है, या यमुना के पानी को साफ करने की बात होती है, तो इसके नाम पे वोट मांगे जाते हैं। तो वोट मांगती सरकार है, तो इस काम किसका है? यमुना के पानी को साफ करना गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को कम करना किसका काम है? ठीक, अपनी तो ड्यूटी बनती है, वैसे ये कम किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। मतलब ऐसे प्रोविजंस कौन लाएगी? गवर्नमेंट लाएगी भी, ठीक है।
तो ये लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल के बैठी है सरकार, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो हर एक परिवार को तो नहीं, आजकल क्या है, एक चीज़ ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, एक तो ना बीपीएल होता है। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बिलो पॉवर्टी लाइन में दिक्कत क्या है, जैसे उसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, शायद 30 या 33 रुपये कुछ दिया हुआ है, मान लो 30 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें एक दिक्कत ये क्या है, ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। अब कोई 29 रुपये दिन के कमा रहा है तो वो गरीब है, और 31 कमा रहा है तो अमीर है। अमीर तो मतलब क्या है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो, तो 1 रुपये में वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गया। लेकिन अब आप इन दोनों की कंडीशन में क्या फ़र्क है? सेम कंडीशन है दोनों की, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या करते हैं, जो कुछ ना गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जो है ना, वो बीपीएल को क्राइटेरिया ना मानकर किसको मानते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जाके सर्च करना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। SECC, एस शॉर्ट फॉर्म याद रखना क्या है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो परिवारों को 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रोवाइड करती है, हेल्थ बीमा। स्टेट गवर्नमेंट 25 लाख तक का प्रोवाइड करती है। हाँ भी, इधर स्टेट गवर्नमेंट 25 लाख तक का करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान आरोग्य भारत करके, ऐसा आयुष्मान आरोग्य भारत है कुछ ऐसा, ऐसी योजना है। हाँ हाँ, उसके थ्रू ही तो एक वो योजना देख लेना, आयुष्मान नाम से है कुछ योजना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भी, इसमें क्या कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करती है, उसमें से 5 लाख का बीमा भी है। अब आप उसमें देखोगे ना किसको मिल सकता है, तो आप उसमें सबसे पहला पॉइंट ये देखोगे, SECC को, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली जो उसमें आते हैं उनको मिलता है। फिर उसमें एक है ना आशा सहयोगिनी जो होती हैं उनको मिलता है, और एक 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मिलता है। तो जो भी है 5 लाख का प्रोवाइड करती है कौन? हेल्थ बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट। 25 लाख तक का कौन प्रोवाइड करती है? अपनी राजस्थान गवर्नमेंट। कहाँ से इंस्पायर्ड हो रही है? 47 से। 48 क्या कहती है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर को लेकर चाहे वो जैसे सॉइल रिपोर्ट कार्ड का एक सिस्टम है, 2019 में सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था या जारी किया था, ठीक है, जिसमें सॉइल की हेल्थ आप क्या कर सकते हो, सरकारी लैब से पता कर सकते हो। वो बता देंगे आपकी सॉइल में या आपकी जो मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, उसमें कौन सी फसल उगाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और इसके अंदर क्या क्या कमी है, तो कौन सी खाद या कौन सी पेस्टिसाइड आपको यूज़ करनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं अभी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। आपको सारी जानकारियाँ मिल सकती है, मोबाइल के थ्रू मिल सकती है ये सारी चीज़ें। आपको इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपकी फसल जो है वो बाद में भी ख़राब हो जाए, ठीक है, कई बार क्या होती है जैसे ओले गिर गए या इन चीज़ों की वजह से, तो आपकी फसलें इंश्योर्ड हो जाती है, ठीक है। और साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस भी है, ठीक है। इंश्योरेंस जैसे भेड़ पालकों को मिलती है इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं किससे इंस्पायर्ड है? 48 से इंस्पायर्ड है अभी। इसके बाद में 48A है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और, इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल। तो भाई एक तरीके से सरकार ने जो किसके लिए, विशेषतः गाय के लिए, ठीक है, गाय को काटने को क्या कर दिया? प्रोहिबिट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोहिबिट कर दिया। तो कहाँ से इंस्पायर्ड होके? 48 से इंस्पायर्ड होके। अब देखो, अब मैं सिंपल सी चीज बोलूं, गाय वाली चीज गांधीयन प्रिंसिपल है, ये क्या लिखा हुआ है? नियो लिबरल। कहाँ जाएगा ये? नियो लिबरल में जाएगा। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाने हैं कि हाँ यार, ये गांधीयन प्रिंसिपल में जाएगा, ये सोशलिज्म में जाएगा, ये नियो लिबरल में जाएगा। हाँ, दोनों में जाएंगे, कुछ आर्टिकल कॉमन होंगे तो डीप क्वेश्चन वहीं से तो बनते हैं। हाँ भाई, इसके बाद में 48A, The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Protection and improvement of the environment and safeguard of forest and wildlife. सीधी सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन रिजर्व सबसे छोटे लेवल पे स्टैब्लिश होते हैं, जैसे बीकानेर के अंदर कौन सा है? वाह भाई वाह बीकानेर के स्टूडेंट्स हो। जोड़बीड़ गार्ड वाला, जोड़बीड़ नाम सुना है आपने? ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है वो। क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व है वो। हाँ, वो इसीलिए तो कंजर्वेशन रिजर्व है, सबसे निचले लेवल पे है वो चीज़, ठीक है ना। कंजर्वेशन रिजर्व सबसे छोटे लेवल पे होता है अभी।
अरे कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर लाकर है ना कोई इसको अपने रेन फॉरेस्ट बना देंगे। यहाँ पर जो ओरिजिनल जो उगता है ना उसको प्रिजर्व करना है, यहाँ पे रेन फॉरेस्ट नहीं बनाना है अपने को। तुम सोचोगे इसको अंडमान निकोबार की तरह हरा भरा कर दो प्रिजर्व कर रहे हैं अपने, कंजर्व कर रहे हैं, जो है उसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ कीकर वगैरह जो गए, हाँ अब तुम तो यूँ समझ गए यार इसको क्या प्रिजर्व कर रहे हैं, अरे जो है उसको कर रहे हैं। हाँ हाँ तभी तो खाली पड़ा, तो वरना लोग जा जाके उसको भी वो कॉलोनी काट देंगे, इसीलिए तो वो हैं। अरे वो वहाँ जहाँ अलाउड है वहीं है, लेकिन वो अंदर वाला एरिया वो क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सबसे सबसे छोटे लेवल पे कंजर्वेशन रिजर्व, इसी को अगर अपने ने बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको किसी स्पेसिफिक जानवर से जोड़ दिया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहती है चीज़ें, ठीक है। इसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया या 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपस में मिला दिया तो नेशनल पार्क। यहाँ पे चीज़ चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 3-4 नेशनल पार्क मिला दिए, चाहे 2-3 स्टेट की ही एरियाज आ गए साथ में, तो बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ मिट्टी पार्टिकल छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके हर एक चीज़ को कंजर्व किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे नीलगिरी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केकेटी, ठीक है भाई। 2 मिनट इसको ख़त्म करते हैं अपने, ठीक है। आगे ध्यान से सुनना भाई, तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व भी किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब देखना ध्यान से, एक तो स्टेट गवर्नमेंट वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नेशनल पार्क। ये दो जो है ना, इनको टाइगर रिजर्व के रूप में या टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और जैसे रणथंबोर, ठीक है, नेशनल पार्क है और साथ साथ में टाइगर प्रोजेक्ट भी है। क्लियर है भाई। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से इंस्पायर्ड होकर कर रहे हैं, सॉरी 48A से। और अगली चीज़, एक 2 चीज़ें और, 2 एक्ट याद करो भी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल 252। जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलकर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दे कि हमारे लिए कॉमन एक्ट बना दो, और बाद में आगे चलकर कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि तब ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से किस में आया था, कॉन्करेंट लिस्ट में आया था, करा था ना अपने ने। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये सारे किससे इंस्पायर्ड है, 48A से है। अब आते हैं 49 में, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या इससे रिलेटेड एक्ट्स वगैरह, या आप जाकर किसी भी ऐसी चीज़ को क्या करते हो, ठीक है, एक तरीके से हानि पहुंचाते हो या कुछ भी गलत करते हो, या वहाँ पे जो नाम लिख के आ जाते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, कि हमारे नाम अमर हो जाएंगे, ऐसी कोई भी घटना करते हो तो केस हो सकता है, ठीक है, पनिशमेंट मिल सकता है। अगली 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले ध्यान से सुनना भाई, 5 मिनट है बस, ये 2 अपने करेंगे, कंप्लीट होता है। ध्यान से सुनना, राजा राम मोहन रॉय, द फर्स्ट मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, उन्होंने उस टाइम बात कर दी थी, 1830 या 33 के आसपास उनकी डेथ हुई थी। उन्होंने उस समय ये बात की थी, क्या, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आए भी जो सेपरेट करते हैं किसको, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट भी करते हैं। और साथ साथ में CRPC 1973 के थ्रू क्या किया गया था, कलेक्टर जो है वो कलेक्टर पोस्ट, जब उसका नाम अपने बोलते हैं कलेक्टर, तो एज ए कलेक्टर उसका काम क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन उसको बोलते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, DM, तो उसका काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और 1973 से पहले ये सिविल मैटर्स भी देख सकते थे, लेकिन CRPC 1973 ने ये जो सिविल मैटर वाली पावर है किसको दी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये सेपरेशन हुआ 1973 से, और यहाँ से इसको कह सकते हो क्लियर सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। और फिर आता है आर्टिकल 51, ठीक है भाई, एक ऐसा देश जो गरीब देश है, इलिटरेट देश है, 200 सालों के संघर्ष से आज़ाद हुआ है, लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि आर्टिकल 51 में हमने अपनी ही ड्यूटी बनाई है, ये ठीक है, अपनी ही ड्यूटी बनाई है। क्या ड्यूटी बनाई है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कोई,
हम कोल्ड वॉर में किसी भी ग्रुप में नहीं गए, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट किया, उसके 4 फादर्स हैं हम, नॉन अलाइन मूवमेंट के। आज घर जाके याद कर लेना इसमें कौन कौन से देश इनिशियली शामिल थे, 5 मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद है मेंटेनेंस जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। तो ठीक है, अभी शुरुआत में हमारे रिलेशन सबसे ठीक ही थे, और इवन 1958 में पाकिस्तान, जो गलती से हमारे पास एक जगह आ गई थी बेरूबरी, वो हमने पाकिस्तान को वापस देने के लिए समझौता किया, एग्रीमेंट किया। मतलब हमारे उस समय रिलेशन पाकिस्तान से इतने ख़राब नहीं थे, बाद में आगे चल के ख़राब होते चले गए। हमने ये किया, और उसके बाद में बेरूबरी जो जगह है, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960, वो जगह किसको दी? पाकिस्तान को दी। 1960 में हमने उसके साथ इंडस वाटर ट्रीटी की, ठीक है भी। क्यों? क्योंकि हमको हमारे जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो कैसे सुलझाने? आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाने। इसीलिए चाइना के साथ हमारी एक वॉर के बाद आज तक कोई वॉर नहीं हुई। हर साल हम उसके साथ एक मीटिंग करते हैं इस पर, और हमारा उसके साथ एग्रीमेंट हुआ हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ हुआ है? कि जो बॉर्डर है उस पर जो भी सेना होगी, जो सर्विलांस कर रहे हैं, वो हथियार नहीं रखेंगे। अभी ये मूवी आ रही है एक मातृभूमि करके, उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी, उसमें दिखेंगे कि बेसबॉल के बैट या उससे लड़ेंगे आपस में। तो जैसे इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पे झड़प होती है। गलवान वाली है क्या, जो वैली में लड़ाई हुई थी, है ना? तो उसमें यही था कि वहाँ पे चाइनीज़ के कुछ सैनिकों ने हमारे सैनिकों को मार दिया था। तो वो किससे मारा? तो वो वही बेसबॉल बैट, और उस पर तार, जो कांटे वाले तार है लपेटे हुए, इस तरीके से, जो कॉलेज वगैरह में आप देखते ना फाइट्स वगैरह, तो ऐसे। क्यों? क्योंकि हथियार नहीं रख सकते, तो इस तरीके से लड़े वो। फिर हमने उसको रिटेलिएट किया, और उसी पर ये मूवी। और एक और है अभी, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद अनदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका ले लो भी, हम इसका फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज जो कहता है भाई कि 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका क्या होगा, ठीक है भी, और 24 नॉटिकल माइल तक साफ सफाई की, 24 नॉटिकल माइल तक साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, इसे कंटिग्यूस जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिग्यूस। इसे टेरेस्ट्रियल जोन कहते हैं, इसे कंटिग्यूस जोन कहते हैं। 0 से 24 साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होगी, और कोई यहाँ पर आ गया शिप, तो उससे आप क्या ले सकते हो? टोल ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो। और फिर इसमें 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें कोई भी आइलैंड या कोई भी रिसोर्स है वो आपका है, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो। और 200 नॉटिकल माइल के आगे का जो एरिया है वो हाई सी है, ठीक है, उस पर सबका राइट है। वो हो गया कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की तरह, वो किसका है? वो सबका है भाई, ठीक है। तो ये अब याद कर लेना भी, 51 तक आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए भी। आज जाके याद कर लेना, और कल अपने को टाइम लगेगा नहीं इतना, तो अपने कल आराम से, कल मैथ और ये दोनों क्लास अपनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन याद कर लेना, ताकि कल अपने जब इस पे डिस्कशन करें और पहले वाले याद नहीं हो तो दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि यार पहले वाला याद नहीं है और ये वाले याद करने पड़ रहे हैं, ना तो ये वाले ढंग से याद हो पाएंगे और वो पहले वाले तो याद नहीं है, तो वो तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ तक याद होनी चाहिए आपको? 51 तक। तो कल बात करेंगे 51A की, और साथ साथ में आर्टिकल 52 टू 78 और 152 से लेकर 167 तक की।